नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का ऐलान, 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लगा बड़ा झटका, सौमित्र खान हुए भाजपा में शामिल। राजस्थान में किसान रैली के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया राहुल गांधी ने। कर्ज माफी और राफेल मुद्दे पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। और किसान रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की किसानों के लिए कई घोषणाएं। कहा 5 साल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, किसान आयोग का होगा गठन। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ये जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स ने बैठक में बजट सेशन की तारीख तय की। यह इस लोकसभा का आखिरी संसद सत्र हो सकता है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव कराए जा सकते हैं। अंतरिम बजट पूरे साल के बजट की तरह ही होता है, जिसमें उस वर्ष के सभी खर्चों का ब्यौरा पेश किया जाता है। यह बजट सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जा सकती हैं। हालांकि चुनाव के साल में अंतरिम बजट में सीमित समय के लिए जरूरी सरकारी खर्च की अनुमति होती है और इसके बाद नई सरकार पूरा बजट पेश करती है। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यूपीए सरकार का अंतरिम बजट पेश किया था। उसी साल जुलाई में एनडीए की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरा बजट पेश किया था। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौमित्र खान भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे भाजपा को लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अभियान में मजबूती मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सौमित्र के भाजपा में शामिल होने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली में भाजपा में शामिल होने के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पश्चिम बंगाल भाजपा के मुकुल राय भी मौजूद थे। सांसद सौमित्र चटर्जी इससे पहले राज्य विधानसभा के सदस्य भी थे। विष्णुपुर से लोकसभा सांसद सौमित्र खान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद उनकी पार्टी में शामिल होने की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की गई। ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल ने कांग्रेस के महागठबंधन की परिकल्पना को बड़ा झटका दिया है। बीजेडी चीफ और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवीन पटनायक ने साफ किया कि बीजेडी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेडी कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाकर रखेगी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीजेडी के महागठबंधन में शामिल नहीं होने से बीजेपी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बीजेपी जनता के सामने कह सकती है कि विपक्षी दलों में एकता नहीं है। इससे पहले नवीन पटनायक ने कहा कि विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने के विषय पर फैसला उनकी पार्टी बाद में करेगी क्योंकि उसे अपने निर्णय को ठोस रूप देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। नासा ने सौर मंडल के बाहर एक नया ग्रह खोज लिया है और इस ग्रह को नाम दिया गया है HD 21749b। इसकी खोज नासा के नए ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट ने की है। प्लैनेट की खोज करने वाला नासा का यह नया टेलीस्कोप है। यह ग्रह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के इतने नजदीक होने के बावजूद यह काफी ठंडा है और इसका तापमान 300 डिग्री फ़ारेनहाइट है। HD 21749b एक छोटे तारे की परिक्रमा कर रहा है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 36 दिन लग जाते हैं। निश्चित तौर पर किसी और ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशने में जुटे वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी सफलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक घने वायुमंडल के चलते इस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार को घेरते हुए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और उन्हें पलटू कहा। लालू यादव ने ट्वीट किया कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा कहने वाले नीतीश कुमार आदमी के महागठबंधन के वोट से कुर्सी पर बैठे हैं। दिन दहाड़े जनादेश की डकैती और 11 करोड़ बिहारियों के जनादेश का अपमान करने वाले नीतीश किस जुबान से महागठबंधन का भविष्य बता रहे हैं। ऐसे पलटू दगाबाजों को शर्म भी नहीं आती है।
गौरतलब है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा था कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। सीएम नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया था। आईएएस में टॉप करने वाले जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर शाह फैजल ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे को लेकर शाह फैजल शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह राजनीति में कदम रखेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। संभावना है कि वह बारामूला से अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनके बारे में कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजनीति में उतर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 2010 बैच के टॉपर शाह फैजल ने सोमवार को वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की। 35 साल के शाह फैजल कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के लोलाब घाटी के रहने वाले हैं। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि इसके फाइनल होने में अभी टाइम लग सकता है। एक बार उनका त्याग पत्र मंजूर हो गया, उसके बाद वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रोमो और फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रभावित लोग ही याचिका दाखिल करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए यह जनहित से जुड़ा मामला नहीं है, लिहाजा हम इस पीआईएल को खारिज कर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर विवाद जोर पकड़ने लगा। फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर और अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य देश को यह बताना है कि वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए यह फिल्म बनवाई है और जब चुनाव में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं तब इसे रिलीज किया जा रहा है। संसद भवन में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख आर माधवन ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की। राफेल विवाद और एचएएल के वित्तीय संकट के बीच यह मुलाकात महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एचएएल के पास केवल 3 महीनों तक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए 1000 करोड़ रुपए थे। साथ ही एचएएल के सबसे बड़े ग्राहक भारतीय वायुसेना ने अपने बकाया नहीं चुकाए हैं। इससे पहले थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और नेवी प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा संसद भवन पहुंचे थे। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को राफेल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के अधिकारियों की जानकारी के बगैर डील में बदलाव करके एचएएल की जगह अनिल अंबानी की कंपनी को फ्रेंच कंपनी का ऑफसेट पार्टनर बना दिया। मोदी सरकार कांग्रेस के लगाए भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। अनिल और उनकी कंपनी भी आरोपों को नकार चुकी है। हार्दिक पांड्या और ओपनर केएल राहुल एक टीवी शो में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को इन दोनों क्रिकेटरों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसी संभावना है कि बोर्ड अब खिलाड़ियों के ऐसे शो में शिरकत करने पर रोक लगा सकता है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर केएल राहुल दोनों ही भारत की वनडे टीम में शामिल है, जिसे 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। हार्दिक पांड्या ने टीवी शो पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिसे महिला विरोधी कहा जा रहा है। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी और कहा कि वह शो के हिसाब से भावनाओं में बह गए थे। वहीं राहुल ने इन आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीसीसीआई का काम देख रही प्रशासकों की समिति के चेयरमैन विनोद राय ने कहा कि हमने हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को उनकी टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर आए और जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में राहुल गांधी ने किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कर्ज माफी के लिए अशोक गहलोत की पीठ थपथपाई, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान रैली में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार 24 घंटे आम जनता की सेवा के लिए तत्पर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमने न्याय मांगा था और अपने हर भाषण में हमने कहा, अगर नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा भी माफ किया जाएगा। तो न्याय देने का पहला कदम हमने पूरा किया है। किसान रैली में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाएगी। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित किसान रैली के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने अगले 5 साल में बिजली की दर नहीं बढ़ाने की बड़ी घोषणा की। वहीं किसान आयोग के गठन का भी ऐलान किया। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूँगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। और फिर मैं घोषणा करता हूँ, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राजफेड को 1000 करोड़ रुपए दे करके किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किसान रैली के दौरान बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत के लिए आम जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए। नहीं, ये बहुत एक ऐतिहासिक पहल है। गरीबों के जो फसलें नष्ट हो गई थी और गरीब जो एक मरणासन पर किसान आत्महत्या कर रहे थे, उसको देखते हुए जो राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है और जो अशोक गहलोत ने फैसला लिया है, हम ये राहुल गांधी ने लिया ही, हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके और माफ़ी करे ताकि किसानों की कमर टूटी हुई है और फसलों को जीवन दान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, नहरी क्षेत्र में पानी की समस्या है वो भी मिटे और हम युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित करते हैं। सर, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।